बेसिकली आपकी जो वर्किंग है वो इन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। नंबर टू, मैंने आपको ये बात कही थी कि ये चार इक्वेशंस उस वक्त लगती हैं जब आपके पास देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस। जब एयर रेजिस्टेंस नहीं होगी तो आपके पास ये क्वेश्चंस लगेंगी, अदरवाइज ये क्वेश्चंस नहीं लग सकती। नंबर वन। नंबर टू, यू स्क्वायर का जीरो होने का मतलब दैट द इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो। तो आपने कहा, अब आपने आगे क्या काम करा, आपने कहा कि जी इसके बाद आपको कुछ डाटा दिया गया, उसने डिस्टेंस दे दिया, उसने वेलोसिटी दे दी विद परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अब एक बात याद रखिएगा, परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो होती है, ये अनसर्टेनिटी की किसी भी टाइप हो, कोई भी टाइप हो आपके पास, वो सिर्फ ऐड होती है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। आपको क्या मांग रहा है, आपसे वो मांग रहा है हाई एक्सेलरेशन ऑफ द कार, यानी ट्रू वैल्यू निकाल के दो। आपके पास आपके पास इक्वेशन थी एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर टू ए, देख लीजिए यही था। अब आपने इसको रीराइट करा इन द फॉर्म ऑफ ए, तो आपके पास क्या आया, वी स्क्वायर ओवर टू एस। आपने वैल्यूज डाली, आपके पास आंसर आया 0.97। कोई मसला, थम्स अप करें अगर यहां तक क्लियर है तो। फिर बात करते हैं जी परसेंटेज अनसर्टेनिटी। देखिए मैंने आपको क्या, अनसर्टेनिटी ऑलवेज एड वन, अनसर्टेनिटी सिर्फ ऐड होती है। दूसरी बात, अगर किसी अनसर्टेनिटी के ऊपर पावर है तो इसको सॉल्व किया जाता है टू मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ ए, यानी पावर जो है वो नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाती है, पावर जो है वो नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाती है। तो अब आपने क्या करा, आपके पास एक ही इक्वेशन क्या थी, वी स्क्वायर ओवर टू एस, तो आपने इसको रीअरेंज किया, यानी a इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर टू एस, का मतलब क्या हुआ, परसेंटेज ऑफ a बराबर है, टू कैंसिल कर दें, नंबर है, आपको पता है अनसर्टेनिटी में नंबर और जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं वो हट जाते हैं। v के ऊपर स्क्वायर है तो टू मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ v प्लस परसेंटेज ऑफ s। आपके पास वैल्यूज हैं, आपने वैल्यूज प्लग की, आपके पास आंसर आया जी 2.1%। यहां तक सब साथ हैं मेरे, ऑल 11 स्टूडेंट्स। फिर आते हैं जी, वो कह रहा है अनसर्टेनिटी और ट्रू वैल्यू को यूज करते हुए आप एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकाल दें। अब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या है, दिस इज अनदर टाइप। देखो अनसर्टेनिटी की ना बेटा तीन टाइप्स हैं, अनसर्टेनिटी की तीन टाइप्स हैं, एक है ट्रू वैल्यू, एक है फिक्स आपके पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, एक है आपके पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, और एक आपके पास बेसिकली है आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी। जब आप ये बात करते हैं कि भाई मुझे ट्रू वैल्यू चाहिए, तो वो व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू इज कि आप अपने पास जो कैलकुलेशन है उसके अंदर आप ये सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये डेल्टा ए क्या है। आप जो कोशिश कर रहे हैं वो आप डेल्टा ए फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, डेल्टा ए स्टैंड्स फॉर द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। अच्छा, अब आपके पास क्या है जी, जो बेसिक फॉर्मूला है, वो बेसिक फॉर्मूला अनसर्टेनिटी का, परसेंटेज अनसर्टेनिटी अलोंग विद एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, ये लिखा हुआ है आपके पास। आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ओवर ट्रू वैल्यू इनटू 100, ये है फॉर्मूला। अब आपने सी पार्ट वन में ट्रू वैल्यू निकाली, सी पार्ट टू में आपने परसेंटेज निकाली। ट्रू वैल्यू आपने निकाली थी जी 0.97, और एब्सोल्यूट जो परसेंटेज आपने निकाली दैट वाज 2.1%। अच्छा, अब एक चीज याद रखना, देखिए हमारे यहाँ गलती क्या है, आप लोग जब पास पेपर कर रहे होते हैं, ईयरली पेपर्स जब कर रहे हो, तो आपके पास क्या है, वो आप
बेसिकली क्या यूज कर रहे होते हैं आप? बेसिकली यूज कर रहे होते हैं मार्किंग स्कीम को। देखें, एक बात याद रखिएगा कि आपने मार्किंग स्कीम सही है, आप यूज करें, यू आर मेच्योर स्टूडेंट्स माशाल्लाह से, लेकिन आपको उसके इंटरमीडिएट स्टेप्स भी दिखाने हैं। यानी मार्किंग स्कीम डायरेक्ट स्टेप्स कर रही होती है, हमारा बच्चा वही चीज कॉपी कर रहा होता है। तो आपके पास आपको इंटरमीडिएट स्टेप्स भी शो करने। अब वो क्या है? जैसे अगर मैं आपको बताऊं मार्किंग स्कीम का क्या है, मार्किंग स्कीम सिर्फ आपको ये वाला स्टेप दिखाएगी और डायरेक्ट आंसर निकालेगा, डायरेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स का कि वन सिग्निफिकेंट फिगर पे उसने आंसर देना। तो आपने क्या करा, 2.1 इज इक्वल टू डेल्टा ए ओवर 0.97 इंटू 100। आप इंटरमीडिएट स्टेप्स दिखाएं कि जी आपके पास 2.1, ये 100 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड होगा, तो ये बन गया जी 2.1 ओवर 100। इसके साथ आगे क्या हुआ, डेल्टा ए ओवर 0.97। अब ये यहाँ डिवाइड और उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो डेल्टा ये आएगा, दैट वाज 0.02। अब इसको लिखने का भी तरीका है। आप जब लिख रहे होते हैं तो आप प्लस माइनस के साथ लिखना मस्त है। देखें यहाँ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लिखेगा और बच्चा लिख के चला जाएगा 0.02। दिस इज इनकरेक्ट, क्योंकि अनसर्टेनिटी प्लस में भी, अनसर्टेनिटी माइनस में भी। तो आप प्लस माइनस में लिखेंगे। क्या ये बात समझ में आती है? क्लियर? अच्छा जी, इसके बाद ये सवाल काफी की है। ये जो अगला सवाल है आपका, इसके अंदर उसने फोर्सेस भी लेके आया, इसके अंदर वो काइनेमेटिक्स भी लेके आया, इसके अंदर वो आपके पास इलास्टिक डिफॉर्मेशन भी लेके आया। तीनों चीजें मौजूद हैं। तो अब आप क्या करेंगे कि भाई आपके पास बेसिकली क्या हो रहा है कि आप देखें, ए लेवल्स फिजिक्स में बेसिकली आपके पास तीनों तरीके के सवालात हैं। अब वो सवाल कि भाई आप सॉल्व किस तरह करते हैं, कि बस आपने बेसिक रूल्स को फॉलो करना है। वो बेसिक रूल्स क्या है? वो बेसिक रूल्स ये हैं, आपके पास मुझे स्पीड पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मुझे ये डिस्मेंट क्या समझ, मुझे ये बताइएगा जरा इंडिविजुअली, यस और नो में बताएं। और हम, तुम्हें क्लियर है बेटा? आयजा, अरफा, शाफे, फातिमा, कशमाला, क्लियर है जी? आयजा क्लियर है। अरहम, जमान, फातिमा, कशमाला, रजा, रजा अरहम से पूछो, उसको क्लियर है, वो शायद कनेक्ट नहीं की हुई। अब ये सवाल है जी आपका। अब ये सवाल क्या है, पहले इसको समझें। सवाल ये कह रहा है कि एक ब्लॉक है जिसका वेट ये रहा, इस ब्लॉक को ऐसे ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है और जो डिस्टेंस कवर किया जा रहा है वो एक्स से वाई तक, कि एक्स वाई आने में ठीक होती, मुझे वाई का अब ज्यादा है, के अंदर स्ट्रेस लग रहा, स्ट्रेन, आपके पास स्ट्रेन की वैल्यू दे दी, मुझसे मांग रहा कि यंग मॉडुलस का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, और स्ट्रेस है फोर्स अपॉन एरिया। तो अब अगर मैं पुट करूं वैल्यूज को तो ये बन गया, यंग मॉडुलस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया टाइम्स स्ट्रेन। मेरे पास यंग मॉडुलस फोर्स है, स्ट्रेन है, मुझे एरिया चाहिए। सिंपल मल्टीप्लिकेशन से आप पहुंचे फोर्स अपॉन यंग मॉडुलस इन टू स्ट्रेन।
तो आपके पास क्या वैल्यू आपने कहा कि जी 1.88 एक्सपोनेंट 12 सर, ये वेट करिएगा, मुझे लग हुई है। तो आपके पास क्या हुआ, फोर्स कितनी है पास, फोर्स है जी 1.4, कैलकुलेटर अपने पास रखा करें काइंडली। 2.11 क्वांटिटी ने ये बताया होगा कि ये सॉलिड ऑब्जेक्ट्स टू द पावर 9 से ज्यादा आता है, कभी भी उसका into के डबल। तो ये आपके पास आंसर बताइएगा मुझे कैलकुलेट करके, कोई कैलकुलेट करता है यहाँ प्लीज। आयजा, अरहम, तुमा से कोई वैल्यू लिख ली आप? मुझे लग रहा है मेरी वैल्यू कैलकुलेटेड जो है वो गलत है, सही करनी है तो। वेटिंग। आ रहा है 5.6 एक्सपोनेंट -3। क्रॉस चेक करिएगा। 0.3 एक्सपोनेंट -5 ही आ रहा है एरिया मेरी। आयजा, कैन यू गाइड, कोई बता सकता है 5.3 एक्सपोनेंट -5 ही है, यस और नो? 5.3 एक्सपोनेंट -5 ही आ रही थी ना कशमाला, अरहम एंड रजा, यही आंसर आ रहा है। ओके, अच्छा जी, अब वो आपसे क्या कह रहा है अगला पार्ट, अगले पार्ट में अब बेहतर है ना बेटा? अच्छा जी, अब वो आपसे कह रहा है अगले पार्ट में कि जी आपने इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता था लेवल्स का, भी मैं थोड़ी देर पहले क्लास ले रहा था, मैंने आपको ये बताया था कि जी आपके पास जो फॉर्मूला है वो है mgh, अगर आपको याद हो। द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज mgh। अब मास है, ग्रेविटी है, यानी वेट है, सीधा सीधा मेरे पास हाइट नहीं है। अगर आप सवाल गौर से सुनो, देखो, तो आपको ये बताता है वो कि आपके पास मास है, आपके पास ग्रेविटी है, ग्रेविटी की वैल्यू तो आप सबको पता है 9.8, हाइट नहीं है।
लेकिन हाइट के लिए उसने आपको स्पीड और टाइम दिया था एक्स और वाई के बीच में। तो अगर आप वहां से बाय यूजिंग स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, तो आपके पास वैल्यूज काफी बेहतर आ जाएंगी। तो आपके पास मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट में उसने आपको स्पीड दी थी, उसने आपको टाइम दिया था। उसने आपको स्पीड क्या दी थी बेटा? उसने आपको कहा था स्पीड इज 0.64 और 49 सेकेंड्स। तो अब आपने यहां से बाय यूजिंग दिस इक्वेशन आपने सबसे पहले डिस्टेंस निकाला। उस डिस्टेंस को आपने यहां पुट किया तो आपके पास आंसर आया, मैं भी चेक कर लेता हूं, 1.4 एक्सपोनेंट 4 इंटू 0.31, 4340 जूल्स। चेक करें, यही आंसर आ रहा है आप सबके पास। इंडिविजुअल बताइएगा बेटा अगर समझ में नहीं आया। रजा, अरहम, कशमाला, आयजा, वासिस सरगाजी की क्लास अभी तक खत्म नहीं हुई क्या? समझ आ रहा है बेटा? आगे बढ़े जब तक हम जवाब दे रहे हैं। अब वो क्या कह रहा है आपसे कि भाई मोटर की एफिशिएंसी है 56%, यानी कितना हुआ, 34 या 44 समथिंग कुछ इस तरह वो लॉस है। 56% आउटपुट कन्वर्ट हो रहा है। आपको इनपुट पावर चाहिए जबकि आउटपुट 4340। ये कैसे डिसाइड होगा कि 4340 आउटपुट है? देखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या थी कि आपके पास ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है तो ये आउटपुट है ना। तो 4340 is basically your gravitational potential energy and that is termed as your output energy। ये आपने आउटपुट पे यूज किया है। रजा, कशमाला, फातिमा, अरफा, ये बात क्लियर होती है? अरहम, अरहम है ये क्या? अरहम ने शायद लीव कर दिया। ठीक है जी, हमने 4340 निकाल लिया और वो आपसे कह रहा है 56% का, यानी 4340 इज 56% ऑफ व्हाट यू हैव अप्लाइड एज इनपुट। जो आपने इनपुट पे अप्लाई किया था उसका 56% 4340 बन रहा है। अब वो आपसे कह रहा है वो निकाल के दो। तो आपने क्या करा, एफिशिएंसी इज इक्वल टू पावर आउटपुट ओवर पावर इनपुट इनटू 100। आउटपुट आपने क्या निकाला, 4340। इनपुट आपने क्या निकालना, वो तो निकालना है। परसेंटेज कितनी है, 56 को 100 से डिवाइड करोगे 0.56, डिवाइड करो तो इनपुट पावर आती है आपके पास 1.66 एक्सपोनेंट 9। क्या ये बात समझ में आती है? रजा भाई, अरफा, शाफे, वासे, कशमाला, फातिमा, जुलेखा, क्लियर? अब वो आपसे अगला पार्ट क्या कह रहा है? आराम भाई आप जवाब नहीं दे रहे हैं, मुझे लग रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा है ना। अरफा, शाफे आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स है ना? फातिमा की तरफ से रिस्पॉन्स है? अब इधर देखिए, अब वो क्या कह रहा है आपसे। अच्छा, अगली बात वो कह रहा है आपसे कि जी यूनिफॉर्म डिसेलरेशन। यूनिफॉर्म डिसेलरेशन का मतलब क्या होता है कि भाई आप पहले वो कांस्टेंट स्पीड से आया y तक, अब उसके ऊपर कोई वेरिएबल होगा z,
वहां वो डिसलरेट करके गया। क्लियर है जी, ये समझ में आ रहा है। एक्स था, देखो एक्स वाई जेड, एक्स से वाई तक वो यूनिफॉर्म स्पीड से आया, कांस्टेंट स्पीड से आया, इसका मतलब एक्सेलरेशन तो नहीं है। अब वो कह रहा है वाई से जेड तक डिसलरेट कर रहा है, यानी अब देयर इज अ डिफरेंस ऑफ फोर्स। ओके, अब आपने वेट से मास निकाल लिया, बिकॉज आपका जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला वो क्या है, जाहिर सी बात है टेंशन। अच्छा एक चीज और यहां समझो, ये ब्लॉक है, ये वेट होगा, ये टेंशन होगा। हमारा बच्चा फंस जाता है कि जी टेंशन में से वेट माइनस करनी है, वेट में से टेंशन माइनस करनी है। उसको समझें, अगर ऊपर जा रहे हैं आप, इट मींस दिस इज ग्रेटर देन दिस। जाहिर सी बात है ऑब्वियसली कि अगर यू आर मूविंग अपवर्ड्स देन योर टेंशन मस्ट बी ग्रेटर देन योर वेट। तो आपने क्या करा, आपने टेंशन में से वेट माइनस किया इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ओ लेवल्स का फॉर्मूला। आपको वेट पता था, आपको मास पता था, एक्सेलरेशन कहाँ है, डिसेलरेशन, वो ये रही 1.3। तो आपने टेंशन निकाल ली, विच दिस वाज 15.88 या 16 कह लो इसको। क्या ये बात समझ में आती है आपके? क्लियर है जी ये? अब आते हैं जी ग्राफ। अब ये ग्राफ सबसे ज्यादा तंग करते हैं बच्चे को। वो ग्राफ किस तरह तंग करते हैं, क्योंकि आपको विद रिस्पेक्ट टू ग्रेडियंट नहीं पता। अब देखें आपसे वो क्या कह रहा है, ये है डिस्टेंस टाइम। अब उसने कहा एक्स है, वाई है, जेड है। एक्स से वाई तक यू हैव मूव्ड विद अ कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड का मतलब आपको कोई ऐसा डिस्टेंस टाइम की शेप चाहिए जिसकी स्पीड टाइम शेप ये आए और वैल्यू आए 0.31। वैल्यू खैर यहां जरूरत नहीं है, आपको ऐसा डिस्टेंस टाइम की शेप चाहिए जिसका ग्रेडियंट 0.31 या जिसका ग्रेडियंट कांस्टेंट हो, बिकॉज डिस्टेंस टाइम का ग्रेडियंट स्पीड होता था। तो आपने कहा सर फहद, अगर मैं ये लाइन बनाऊंगा तो इसका ग्रेडियंट ये है कांस्टेंट। क्या ये बात समझ में आती है? अरहम, अरफा, कशमाला, रजा, वासे, जुलेखा। देखो यहाँ पंगा होता है, यहाँ मसला है, यहाँ ग्रेडियंट्स के टर्म्स में निकालना मुश्किल है। फिर अगले पार्ट में वो क्या कह रहा है आपसे, y से z तक वो डीसेलरेट हुआ। डीसेलरेट का मतलब आपकी स्पीड कम हुई। तो आपने ऐसा, अगर आप ये ग्रेडियंट बना देते हो, ये शेप बनाते हो, तो दिस मींस योर स्पीड इज इंक्रीजिंग, डिसेलरेशन तो नहीं हुई। तो आपने स्लोप बनाया इस तरीके से जिसमें आप स्पीड कम होती हुई दिखाओ। क्या ये बात समझ में आती है? कशमाला, रजा, वासे, जुलेखा, और हम आगे चल, a uniform beam AB is attached by a hinge to wall at end A, यानी कि पिवट क्या हुआ, एंड A, पॉइंट A। 17 न्यूटन, 12 न्यूटन की दो फोर्सेस हैं, 17 न्यूटन की उसने जाके आगे सी पे हिंज कर दिया। अब वो आपसे कह रहा है इक्विलिब्रियम की कंडीशंस बताओ। थ्योरी है, आपको पता है कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है, कि द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट शुड बी जीरो, द नेट टर्निंग इफेक्ट या मोमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, टॉर्क ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड बी जीरो। ये दो कंडीशंस हैं, आप जानते हैं। वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए भैया। वर्टिकल कंपोनेंट का मतलब क्या होता है कि अगर ये आपके पास वेक्टर है तो ये वाला फंक्शन चाहिए। तो थीटा यहाँ पर है तो सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, और परपेंडिकुलर फाइंड करने के लिए आपने सो का टू में साइन का फंक्शन पढ़ा है। क्या ये बात समझ में आती है जी? तो आपने 13.02 विच इज 13। क्लियर जी? फिर आते हैं जी आगे। अब वो आपसे कह रहा है वेट निकाल के दो। ओ लेवल्स में आपको पढ़ाया गया था, सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट।
F1 आपके पास 12 है। डिस्टेंस हमेशा पिवट से लेते हैं, उसमें कुछ माइनस प्लस नहीं होता, यानी 12 से यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 0.35 है। W का डिस्टेंस 0.25 से यहाँ तक का निकालेंगे, और ये पूरा आपके पास 0.5 आएगा। मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई इतना मुश्किल है। तो आपके पास वेट की वैल्यू आई 9.24। क्या ये बात समझ में आती है, या मैं वैल्यूज निकालना सिखा दूं? नहीं आई समझ में? और हम ये 0.25 कहाँ से आया, ये समझ में आया है रजा? दोबारा सुने, इसको जरा साफ कर लेते हैं। ये है जी आपके पास सवाल। अब मुझे ये पता है, दिस इज पिवट, डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम द पिवट। अब आपके पास ये वाला डिस्टेंस है 0.35, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 0.35 तो सीधा सीधा आ गया, प्लस ये जो वेट है, आपको ये ओ लेवल्स में पढ़ाया गया था कि भाई वेट हमेशा ऑब्जेक्ट के सेंटर पे आता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास। अगर कोई ऑब्जेक्ट बैलेंस है तो उसका वेट उसके सेंटर पे आएगा। तो अगर ये 0.15 और ये 0.35 है, तो टोटल लेंथ 0.5 हुई भाई या नहीं हुई? अगर टोटल लेंथ 0.5 है तो उसका सेंटर कितना हुआ? 0.25। ये 17 न्यूटन है। यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो आप पास आएगा। सॉरी, डिस्टेंस अभी नहीं लिखना। इस पिवट के साथ 90 डिग्री बना रही हो, एंड दैट इज नॉट 17, दैट इज योर कैलकुलेटेड वर्टिकल कंपोनेंट 13.02, कि ये बना रहा है 90 डिग्री। आराम भाई अब क्लियर है? क्या नाम था? अच्छा नाम था। रजा, आपको क्लियर है? फातिमा, आपको क्लियर है? जुलेखा, ओके। तो आपके पास आंसर आया 9.24। आपने राउंड ऑफ करके 9 लिख दिया। बहुत सारे टीचर करा देते हैं, आप नहीं करो कोई भी मसला नहीं है, आप कर दो तो भी इशू नहीं। अब वो आपसे कह रहा है फोर्स, अपवर्ड फोर्स निकालो बैलेंस करने के लिए। तो आपको पता है भाई, एक फोर्स आपके पास आई 9, एक फोर्स है आपके पास 12, और ऊपर वाली फोर्स है आपके पास 13। तो जब आप नेट माइनस करोगे तो आपके पास आया 5.2। ये आपने बैलेंसिंग वाला काम किया, मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई और इशू होगा। क्या ये बात समझ में आती है बेटा? अब वो आपसे आगे कह रहा है कि भाई आपने ब्लॉक मूव किया पिवट के। जब आप ब्लॉक पिवट से करीब मूव करेंगे तो बेसिकली आपका टर्निंग इफेक्ट जो है वो कम हो जाएगा। टर्निंग इफेक्ट कम होगा तो आपके पास जो फोर्स है वो कम लगेगी, तो इसीलिए आपने डिक्रीज लिखा। क्लियर है ये बात? अब आते हैं जी आपके पास ये वाला फॉर्मूला। ये जो सवाल है इसने आपको एनर्जी और मोमेंटम दे दिए इंस्टेड ऑफ स्पीड्स, और स्पीड मांग रहा है। आपने एक फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर 2m। ये किस तरह बनता है कि भाई काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, और एम वी स्क्वायर को अगर ब्रेक करो तो एम इंटू वी, तो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो ये बन गया 1/2 p इंटू वी। तो आपने इस तरीके से इसको सॉल्व करते हुए आपने इस फॉर्मूले पे पहुंचे, विच इज पी स्क्वायर ओवर 2m। क्या यहां तक बात समझ में आती है? थम्स अप कर दें ताकि मैं आगे बढ़ सकूं।
जब आपने ये किया एंड देन वैल्यूज डाली तो आपके पास मास आया जी 0.23। क्लियर? सीधा सीधा आपने वैल्यूज डाली हैं। यहाँ मोमेंटम का स्क्वायर हो जाएगा 2 × 0.3। ये वाला जो पार्ट है आपने, इसके बाद आप 0.37 पे पहुंचे, 0.23 पे पहुंचे। क्लियर जी ये बात? अब वो आपसे क्या कह रहा है कि भाई टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, और किसी एक ऑब्जेक्ट का मोमेंटम निकलवा रहा है वो। साइन कन्वेक्शन देखते हुए जब आपने सॉल्व किया तो आपके पास 0.89 या 0.15 के करीब कुछ आया। अगर आप इसको इस तरह कर लें, मैं आप लोगों को करके देता हूँ भाई। हमें पता है सम ऑफ टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू सम ऑफ टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो अब अगर मैं देखूं गौर से तो भाई मेरे पास 0.37 माइनस 0.65, अब ये -0.37 क्योंकि ये आगे नहीं जा रहा पीछे आ रहा है तो इसके मोमेंटम के साथ क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू, ये था टकराने से पहले का। अब टकराने के बाद का, टकराने के बाद का भाई आपके पास क्या हो गया, ये आगे जा रहा था पीछे आ गया तो इसके साथ भी अब माइनस आएगा, तो -0.13। और ये भी पीछे आ रहा है तो आपके पास इसके साथ भी माइनस आएगा, -P। P निकाल के दें मुझे। क्या ये बात क्लियर है? आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि भाई मुझे P की वैल्यू आप जरा सब निकाल के दे दें कि P की वैल्यू क्या आ रही है। मेरे पास अगर मैं ऐड करूं माइनस करूं तो मेरे पास 0.15 आ रही है। सबके पास 0.15 आ रही है, ये चेंज आ रही है बेटा? यस या नो में जवाब दे दें बेटा, आप सब बहुत खामोश हैं। मेरी आवाज आ भी रही है? अब जी आपके पास फोर्स का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। आपके पास फोर्स इज 7.7, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आपने कितना निकाला भाई? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आपने निकाला 0.13 बेसिकली प्लस 0.37, ऐसे ही होगा ना बिफोर कोलिजन। तो आपके पास ये कितना आया, 0.13 प्लस 0.37, दैट इज 0.5 ओवर डेल्टा टी। डेल्टा टी को सब्जेक्ट बनाएं, आंसर बताएं मेरे पास क्या आ रहा है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स बेटा। कैलकुलेटर लेके नहीं बैठे हो क्या आप लोग? शाफे, अरहम, फातिमा, कशमाला, रजा, वासिल, जुलेखा, कोई भी कैलकुलेटर लेके नहीं बैठा हुआ बेटा? 0.064, परफेक्ट। अरहम आप चेक करें, यही आंसर आ रहा है अरहम एंड रजा। अब वो आपसे कह रहा है एक माइक्रोफोन और एक सीआरओ को लगा दिया, अटैच कर दिया, वो आपसे टाइम बेस्ड सेटिंग मांग रहा है। टाइम बेस्ड सेटिंग का जो फॉर्मूला था बेटा वो ये था कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉक्सेस इनटू टाइम बेस्ड सेटिंग। लेकिन मुझे यहाँ टाइम पीरियड नहीं दिया गया, मुझे फ्रीक्वेंसी दी गई। तो मैं क्या करूंगा, मैंने टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी वाले फॉर्मूले से
अपने टाइम पीरियड निकाला कि एक वेव का जो टाइम है वो है जी 2 एक्सपोनेंट -4 सेकेंड्स। क्या ये बात समझ में आती है? आई वॉन्ट इंडिविजुअल थम्स अप अगर ये बात समझ में आती है तो। अरहम, फातिमा, कशमाला। अब जब आपने ये टाइम पीरियड निकाल लिया तो अब आपने इस टाइम पीरियड को इस फॉर्मूले में रखा, तो अब नंबर ऑफ बॉक्स चाहिए। उसने आपकी आसानी के लिए क्या कहा कि भाई 5 बॉक्स 1 सेंटीमीटर है, यानी एक बॉक्स है। तो आप गिन लीजिए, यहाँ से एक वेव यहाँ शुरू, यहाँ खत्म, यहाँ से सेकंड वेव शुरू हुई है। तो आपने कहा 1 2 3 और ये 4, 4 बॉक्सेस है मेरे, मुझे ये चाहिए था। मेरा नहीं ख्याल को मुश्किल काम है। तो आपके पास 50 एक्सपोनेंट 50 माइक्रो सेकंड की एक आपके पास बॉक्स की वैल्यू आ रही है 1 सेंटीमीटर की। क्या ये बात समझ में आती है? वासे, रजा, कशमाला, फातिमा, अरहम। ओके, अगला सवाल है जी आपका, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये इन दोनों के दरमियान होता है जी स्लिट सेपरेशन ए। ये है जी आपके पास इंसिडेंट वेवलेंथ, ये आपके पास डिस्टेंस, और यहाँ आपके पास आती है फ्रिंज स्पेसिंग डेल्टा एक्स। यू शुड बी नोइंग के कहाँ कौन सा वेरिएबल है। ये है जी आपके पास स्लिट फ्रिंज सेपरेशन, ये आपके पास डिस्टेंस है, ये आपके पास स्लिट सेपरेशन है, और ये आपके पास इंसिडेंट वेवलेंथ है। क्या ये बात समझ में आती है? अब आप इसको यूज करते हुए आपने क्या कहा कि भाई अगर ब्राइट फ्रिंज चाहिए तो आपको पता है दोनों कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होंगी तो आपके पास ब्राइट फ्रिंज बनेगी, अदरवाइज नहीं बन सकती। और दो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किस उस पे होती है, फेज डिफरेंस पे, या 0 या 360, यानी एक कंप्लीट वेव या दूसरी वेव के बाद। अगला आपके पास फॉर्मूला क्या है, ए एक्स ओवर लेमडा डी। मुझे डी चाहिए, आपके पास वैल्यूज हैं, चेक करें आंसर 2.28 है या नहीं है। भाई जल्दी जल्दी रिप्लाई कर दो। समझ में आया? रजा, फातिमा, कशमाला, जुलेखा, वासे। ओके, अब वो आपसे क्या कह रहा है? वो आपसे कह रहा है जी ग्राफ बनाए। आपको ये पता है कि स्लिट सेपरेशन और डिस्टेंस और ये फैक्टर, ये वेरिएबल आपके पास बेसिकली इस ग्राफ को बनाएगा। तो आई वुड लीव दिस क्वेश्चन टू यू कि क्या ये ग्राफ सही बना हुआ है, यस और नो, ये आप लोगों ने खुद चेक करना है डिपेंडिंग अपॉन द इक्वेशन जो हमने इक्वेशन ऊपर यूज की। अब वो कह रहा है आपसे पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला बताएं। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है जी, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग इट थ्रू द सर्किट। ठीक है, नहीं यार हम आपने वेरीफाई करना है ना। देखें ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा ना, क्वेश्चन तो चेंज आएगा। देखो ग्राफ्स जो होते हैं ना, ये वाले ग्राफ्स एएस के ग्राफ्स किस तरह होते हैं, ये रिलेशन बेस्ड होते हैं। यू हैव टू एनालाइज दिस रिलेशन एंड देन यू हैव टू ड्रॉ कि अगर एक्स ये है तो वाई में क्या होगा, और बाकी पैरामीटर्स कांस्टेंट करके। तो वो मैं चाह रहा हूं कि वो चीज आपको सिखाया जाए। ठीक है जी, अब आते हैं जी आगे। आपको ये बात ओ लेवल्स फिजिक्स में पढ़ाई गई थी कि जी अगर वाई एक्सिस पर करंट है और एक्स एक्सिस पर वोल्टेज है तो आपकी रेजिस्टेंस 1/ग्रेडियंट के बराबर होती है। दूसरी चीज आपको क्या पढ़ाई गई थी? दूसरी चीज आपको ये पढ़ाई गई थी कि वर्टिकल लाइन का ग्रेडियंट हमेशा इंफिनिटी होता है और हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रेडियंट हमेशा 0 होता है। आपसे क्या कहा गया, दोबारा सुन लीजिए। वाई एक्सिस पर अगर करंट है, एक्स एक्सिस पर अगर वोल्टेज है, तो योर रेजिस्टेंस इज इनवर्स ऑफ ग्रेडियंट। दूसरी पॉइंट क्या बताया कि अगर आपके पास लाइन वर्टिकल है तो द ग्रेडियंट इज इंफिनिटी, एंड अगर आपके पास लाइन हॉरिजॉन्टल है तो द ग्रेडियंट इज 0। अब यहाँ का ग्रेडियंट क्या होगा, 0। और अगर 1/0 किया जाए तो रेजिस्टेंस कितनी आएगी, इनफाइनाइट। क्यों?
क्योंकि यहाँ ग्रेडियंट जीरो है बट रेजिस्टेंस इज इनवर्स ऑफ ग्रेडियंट, दैट्स व्हाई ये आंसर लिखोगे आप। फिर वो कह रहा है कि भाई जैसे जैसे आपने वोल्टेज बढ़ाया तो करंट पास होना शुरू हो गया। तो आपको याद आया कि जी आप में से मेजॉरिटी को लेवल्स मैंने पढ़ाया है कि जी रेजिस्टेंस और इन करंट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर वो कह रहा है करंट आना शुरू हुआ है, ग्राफ से भी नजर आ रहा है 0.75 के ऊपर ग्राफ आ रहा है, करंट आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होना शुरू हो गई, तो आप डिक्रीज लिखना शुरू कर देंगे, जीरो नहीं लिखेंगे आप। क्या ये बात समझ में आती है आप सबके? फिर आते हैं जी आगे। ये सवाल यकीन करें ये सवाल बहुत ट्रिकी है, बहुत ट्रिकी है। अब ये सवाल किस तरह का? उसने कहा इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक हो गया जी। उसने कहा 12 वोल्ट की पावर सप्लाई, तो यहाँ पे पूरे पे कितना वोल्टेज होगा, यहां से लेके यहां तक 12 वोल्ट, यहां से लेके यहां तक कितना होगा वोल्टेज, 12 वोल्ट। उसने सबसे पहले कहा यहाँ का करंट निकालो। आपने कहा कि भाई मुझे पता है किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ था कि करंट एंटरिंग द नोड इज इक्वल टू करंट लीविंग द नोड। अब यहां का करंट उसने आपको बताया है 2.7 और यहां का करंट उसने बताया है आपको 1.5। मैं जरा सा इसको साफ कर दूं। यहाँ का करंट है 2.7, यहाँ का करंट है 1.5, तो यहाँ कितना होगा? आपने कहा सर करंट एंटरिंग द नोड इज इक्वल टू करंट लीविंग द नोड, आपने माइनस करके आंसर निकाला एंड द करंट आंसर इज 1.2। क्रॉस चेक कर लीजिएगा ये 1.2 है या नहीं है। फिर वो कह रहा है आपसे वेरिएबल रेजिस्टर की रेजिस्टेंस निकालो, आर निकालो। यहाँ का वोल्टेज कितना है 12, यहाँ का करंट कितना है 1.5, तो मैंने कहा जी इस फिक्स रेजिस्टर पे जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो 7.5 वोल्ट है आउट ऑफ 12। पूरी दोनों टर्मिनल दोनों के बीच में वोल्टेज कितना था, 12 था। फर्स्ट रेजिस्टर के अक्रॉस जो ड्रॉप हुआ वो 7.5 था, तो वेरिएबल रेजिस्टर के लिए कितना वोल्टेज अवेलेबल था, नॉट 12, क्योंकि उसमें से एक पोर्शन यूज हो गया। कौन सा पोर्शन, 7.5, तो रिमेनिंग कितना बचा आपके पास, 4.5। सीरीज है, आपके पास करंट है, आपके पास वोल्टेज है, आपने रेजिस्टेंस निकाली, अंडर रेजिस्टेंस इज 3 ओम्स। क्या ये बात समझ में आती है? यस या नो में जवाब दीजिएगा प्लीज। अब वो आपसे ये कह रहा है कि वायर एक्स वाई की लेंथ है 2 मीटर, यहां से बड़ा फोकस, रेजिस्टर आपके पास एक्स वाई की लेंथ है 2 मीटर्स, 1.6 पर जेड है और एक्स नीचे है, डब्ल्यू जेड के दरमियान का वोल्टेज निकालो। तो आपने क्या करा कि भाई अगर लेंथ 2 मीटर है और वोल्टेज 12 है तो 1.6 पे वोल्टेज क्या होगा, आपने कहा 9.6। कोई मसला? यस और नो में जवाब दें फिर मैं आगे बढ़ूं। यहाँ थोड़ा सा प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स चाहिए होगा मुझे आप सबका। ओके, ये वोल्टेज आ गया। अगली चीज क्या चाहिए आपको, रेजिस्टेंस। मैं कहता हूं 2 मीटर का वायर है जिसकी रेजिस्टेंस है 10 ओम। कहां लिखा है जी, नहीं बल्कि रेजिस्टेंस से आगे ना, आपके पास यहाँ की वोल्टेज है 12, यहाँ का करंट आपने निकाला 1.2, तो इसकी पूरे की का रेजिस्टेंस कितनी आई, 10 ओम। अब आप इस 10 ओम को यहाँ पुट करेंगे और आप 1.6 पे रेजिस्टेंस निकालेंगे, वो रेजिस्टेंस आई आपके पास 8 ओम। वोल्टेज कितना आया 9.6, रेजिस्टेंस कितनी आई 8।
अब किरचॉफ्स का लॉ यूज करते हुए आपने कहा 12 वोल्टेज पूरे थे इंटू 1.5 माइनस यानी 9.6, आउटपुट कितना होना चाहिए 4.5 बैलेंस होना चाहिए, तो आपके पास आंसर आया 5.1 वोल्ट। क्या ये बात समझ में आती है सबको? फिर आते हैं जी आप आगे। ये अगेन रिलेशन है कि भाई पावर और वोल्टेज का क्या फर्क आएगा, पावर और वोल्टेज किस तरीके से होगा, किस तरीके से आप निकालेंगे। तो आपके पास आंसर आया जी ये कि अगर आप करंट बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस कम होगी, रेजिस्टेंस कम होगी पावर बढ़ेगा। क्या ये बात समझ में आती है? फिर आते हैं जी आगे। बीटा पॉजिटिव इज पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन का मतलब चार्ज सेम होता है लेकिन चार्ज पॉजिटिव वन है, मास सेम एज इलेक्ट्रॉन। क्या ये लिख सकते हैं आप लोग? तो आप क्या लिखेंगे? सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एज वाई। ठीक है जी। और आपके पास एक्स हैज वन मोर प्रोटॉन देन जेड। फिर वो क्या कह रहा है आपसे? हेड्रॉन्स कॉम्बिनेशन ऑफ क्वार्क्स, ये दो होते थे, एक होते थे बैरियॉन्स जिनमें 3 क्वार्क होते थे और एक होते थे मीजॉन्स जिनमें 2 क्वार्क होते थे। वो कह रहा है एक पी जो बैरियॉन्स है तो क्यू क्या होगा? मीजॉन्स, 2 क्वार्क वाला। अब वो क्या कह रहा है? क्वार्क स्ट्रक्चर दैट बिलोंग टू क्यू। क्यू का स्ट्रक्चर, तो एक क्वार्क होता है मीजॉन में और एक एंटी क्वार्क होता है। क्या यहां तक बात समझ में आती है जी? यहाँ पेपर खत्म। और हम फातिमा, कशमाला, वासे, गाल रजा भाई चले गए। और हम ओके, आज यहीं तक क्लास रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर आगे कंटिन्यू, यानी आज जो 10:30 बजे क्लास है उसमें वेव्स के क्वेश्चंस करेंगे हम। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। 1 मिनट रुके, अनम्यूट कर देता हूँ। जी बेटा बोले। हेलो। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी आराम। सर एक फेवर चाहिए था, आप मैकेनिक की अगर पीडीएफ पड़ी हुई है ना आपके हाँ वो पास पढ़ लिया मैंने तो वो आपका भेज दी। मैसेज, वो मैं भेज दूंगा, भेज दूंगा। वो हाँ, प्लीज जरा करिए सर, अल्लाह जी हाफिज़। वासे क्या कह रहे हो? ओके थैंक यू।